ओके। हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे अपनी ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में। देखिए, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और पिछले कुछ वर्षों से इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इस टैक्सोनॉमी में से हर एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट लेवल का टीचिंग एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो लाइक यूजीसी नेट हो, चाहे आपका बीएड का एंट्रेंस हो, चाहे सीटेट हो, या किसी भी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, किसी भी तरीके के टीचिंग एग्जाम्स हो, वहाँ पर जो भी चाइल्ड डेवलपमेंट या फिर पैडागोजी जैसे सब्जेक्ट्स जो हैं, वहाँ पर इस वाले टॉपिक की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। आप सभी लोगों ने अगर सीटेट दिया होगा या फिर अपने डीएलएड बीएड किया होगा कोर्स जैसे, तो उसमें आपने इस थ्योरी को पढ़ा होगा। देखिए, ये थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। दैट इज़ कॉल्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी होती क्या है। देखिए, ब्लूम टैक्सोनॉमी का मतलब क्या है। सबसे पहली बात, टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है एक इस तरीके का क्लासिफिकेशन कर देना, इस तरीके से चीज़ों को अलग अलग हैरार्की, अलग अलग क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ताकि आप लेवल्स का पता लगा पाओ। दैट इज कॉल्ड, अभी समझते हैं कि ब्लूम टैक्सोनॉमी होती क्या है। देखिए, सबसे पहली बात, टैक्सोनॉमी का मतलब समझिए। टैक्सोनॉमी का क्या मतलब होता है। देखिए, टैक्सोनॉमी का मतलब होता है, टैक्सोनॉमी का मतलब होता है कि जब हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को डिफरेंट क्लासेस और लेवल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिफरेंट लेवल्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्लियर। और लेवल्स जो है वो पैरामिड टाइप का है। कैसा है? पैरामिड टाइप का। मतलब जब आप किसी भी थ्योरी को, किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी चीज को डिफरेंट क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, डिफरेंट क्लासेस में बांटते हो, किसी हैरार्की में डिवाइड करते हो, डिफरेंट लेवल में डिवाइड करते हो, जैसे कि नीचे कौन रहेगा, ऊपर उसके ऊपर कौन रहेगा। मतलब उस हैरार्की में पहले आपको पहली फर्स्ट चीज को लेना है, आपको फर्स्ट चीज रिसीव होगी, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ। आप डायरेक्टली फोर्थ या फिफ्थ पर नहीं जा सकते। तो किस तरीके से लेवल्स काम करते हैं, किस तरीके से आप लोगों को इसको पढ़ना है, देखिए समझते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है। देखिए, मैंने आपको बताया टैक्सोनॉमी का मतलब होता है जब आप किसी भी कॉन्सेप्ट को, थ्योरी को, किसी भी चीज को आप अलग अलग क्लासेस में बांट देते हो। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी है क्या। देखिए, ब्लूम टैक्सोनॉमी को सबसे पहले किसने दिया। ब्लूम टैक्सोनॉमी को डेवलप्ड किया बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में। देखिए, इसके अंदर दो तरीके की थ्योरी आती है, आज अभी अभी उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहला कहता है कि बेंजामिन ब्लूम ने इस थ्योरी को 1956 में दिया, जिसके बारे में हम बात करेंगे। दैट इज कॉल्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ये टैक्सोनॉमी का जो मेन एम था वो ये था कि हम एक फ्रेमवर्क डेवलप कर सकें, ताकि हम एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सकें। मतलब जो चीज हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं और जो चीज बच्चा सीखना चाहता है, वो अलग अलग किन किन लेवलों पर, किन किन स्तर पर, किन किन लेवलों पर, किन क्लासेस में, किन और तरीके से चीजों को वो सीखेगा। पहले वो कौन सी चीज सीखेगा, दूसरी कौन सी चीजेगा। तो इसके लिए हमने एक फ्रेमवर्क तैयार किया, एक स्ट्रक्चर तैयार किया, जिससे कि हम अपना लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो है उसको पूरा कर सकें। ये जो थ्योरी है वो तीन डोमेन्स पे फोकस करती है। इस थ्योरी को तीन डोमेन्स में बांटा गया, अभी हम उन डोमेन्स की भी बात करेंगे। और वो जो डोमेन्स हैं वो तीन हैं, एक कॉग्निटिव डोमेन, एक अफेक्टिव डोमेन और एक साइकोमोटर डोमेन, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पूछा जाए कि बेंजामिन ने कितने डोमेन्स के ऊपर काम किया, तो बेंजामिन ने तीन डोमेन्स दिए, एक कॉग्निटिव डोमेन, एक साइकोमोटर डोमेन और एक अफेक्टिव डोमेन। क्लियर। आगे चलते हैं। फिर इस थ्योरी को रिवाइज्ड किया गया, इसका मतलब इसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए, और वो जो चेंजेस हैं वो 2001 में किए गए। 2001 में एंडरसन एंड क्रॉथवॉल ने इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस किए, मतलब इस पूरी टैक्सोनॉमी को चेंज किया। मेजरली उन्होंने कोई बहुत बड़ी चीज चेंज नहीं की, उन्होंने सिर्फ नाम चेंज किए इनके, और थोड़ी सी चीजें इन्होंने चेंज की। तो रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी 2001 में आई, मतलब जो चेंज किया इन्होंने वो 2001 में किया। किसने किया? एंडरसन एंड क्रोथवाल ने इसको चेंज किया। देखिए, नाम वो पूछ सकता है, नाम पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हर वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। ईयर्स आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, किसी भी तरीके का कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो आपके लिए हर किसी का नेम इंपॉर्टेंट रहता है, हर थ्योरी इंपॉर्टेंट रहती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो अगर पूछा जाए कि ब्लूम टैक्सोनॉमी में चेंजेस किसने किए, तो हम बोल सकते हैं एंडरसन एंड क्रोथवॉल ने इसके अंदर चेंजेस किए।
अब ब्लूम टैक्सोनॉमी को हम यूज क्यों करते हैं, ब्लूम टैक्सोनॉमी क्यों पढ़ी जाती है, हम इस टैक्सोनॉमी को क्यों पढ़ रहे हैं, क्या कारण है? देखिए ब्लूम टैक्सोनॉमी को इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि ये हमारी हेल्प करता है करिकुलम डेवलपमेंट करने में। ठीक है, आप लोगों ने अलग अलग तरीके की चीजें पढ़ी होंगी, जैसे कि आपने एक एनसीएफ पढ़ा होगा 2005, बहुत फेमस एनसीएफ है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। करिकुलम क्या होता है? बेसिकली करिकुलम एक बहुत ही डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है जो हर किसी की चीज को डिफाइन करता है कि टीचर्स को किस तरीके से पढ़ाना है, टीचर्स क्या टीचिंग एड्स यूज करेंगे, स्कूल्स कैसे करेगा, क्या चीज पढ़ाई जाएगी, कौन से सब्जेक्ट्स रखे जाएंगे, क्या एक्टिविटीज की जाएंगी, ईच एंड एवरीथिंग जो एजुकेशनल सिस्टम के अंदर आती है वो आपका करिकुलम के अंदर आता है। तो करिकुलम को डेवलप करने के लिए इस थ्योरी का यूज किया जाता है, क्योंकि अगर हमें पता होगा कि एक स्टूडेंट किस तरीके का बिहेवियर रखता है तो उसकी हेल्प से, उस बिहेवियर को हेल्प करने की रीड से हम क्या कर सकते हैं, हम इस थ्योरी को डेवलप कर सकते हैं, हम करिकुलम को डेवलप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थ्योरी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कभी देखा होगा तो आप लोगों को साइंस पढ़ाई जाती है थर्ड स्टैंडर्ड से, फोर्थ स्टैंडर्ड से, फिफ्थ स्टैंडर्ड से, है ना, थर्ड स्टैंडर्ड से आपको स्टार्टिंग से तो साइंस नहीं पढ़ाई जाती। तो बच्चा सबसे पहले चीजों को क्या नहीं कर सकता, आपको वर्ड प्रॉब्लम, मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम आपने देखी होगी, आपको बचपन में स्टार्टिंग में फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में वर्ड प्रॉब्लम्स तो नहीं कराई होंगी, आपको बाद में कराई होगी। कब ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोड्यूस होगी, कब इकोनॉमिक सब्जेक्ट आएगा, कब आर्ट सब्जेक्ट आएंगे, कब थ्योरीज आएंगी, कब जो सिविक्स है वो पॉलिटिकल साइंस में चेंज हो जाएगी, कब जो इकोनॉमिक्स है वो ऐड होनी चाहिए, कब जियोग्राफी ऐड होनी चाहिए, ईवीएस एनवायरमेंटल साइंस कब होनी चाहिए, कंप्यूटर कब तक रहना चाहिए, किस सेक्शन के अंदर इंट्रोड्यूस होना चाहिए। तो ये सारी की सारी जो करिकुलम डेवलपमेंट है इसके अंदर हेल्प की जाती है। करिकुलम की हेल्प करता है, कौन हेल्प करता है, ब्लूम टैक्सोनॉमी। इस टैक्सोनॉमी की मदद से हम करिकुलम को डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता रहेगा कि बच्चे किस तरीके का, स्टूडेंट किस तरीके का बिहेवियर रखता है और किस लेवल पर वो चीज़ों को सीखता है। तब जाकर असेसमेंट करने के लिए कि किस तरीके से हम बच्चों को असेस कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, एंड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, और टीचर किस तरीके से बच्चों को पढ़ाए। जैसे कि आप लोगों को बचपन में रट्टा मार के पढ़ाया गया होगा, बेटा पोयम याद करो, बेटा अल्फाबेट्स याद करो, बेटा टेबल्स रटो, बेटा ये करो। फिर आप जैसे ही फिफ्थ क्लास में आने लगते हो तो टीचर बोलती है कि रट्टा नहीं चलेगा, पहले आपने रटवाया फिर आपको बोला जाता है रट्टा नहीं चलेगा, आप लर्न करो, चीज़ों को याद करो। फिर आप चीज़ों को याद करते हो। फिर आप जैसे टेंथ स्टैंडर्ड में आते हो तो क्वेश्चंस का लेवल चेंज हो जाता है, 9th 10th में आपसे कॉन्सेप्चुअल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमसीक्यू पूछे जाते हैं। फिर आप और सीनियर क्लासेस में जाते हो तो आपको रिसर्च वर्क करने को बोला जाता है, प्रोजेक्ट बनाइए, फाइल बनाइए, रिसर्च कीजिए। तो इस तरीके की चीज़ आपको बोली जाती है। तो ये इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज की किस तरीके से टीचर किन किन लेवलों पर किस तरीके से स्टूडेंट को टीच करेगा, वो भी ब्लूम टैक्सोनॉमी की मदद से यूज किया जाता है और डेवलप किया जाता है। क्लियर? तो ब्लूम टैक्सोनॉमी का क्या काम, एम है, ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या करती है, ब्लूम टैक्सोनॉमी आपको एक क्या देती है, आपको एक ओवरव्यू देती है कि किस तरीके से जो स्टूडेंट है वो चीज़ों को सीखेगा। इसका मतलब ब्लूम टैक्सोनॉमी एक ऐसी साइकोलॉजिकल थ्योरी है, एक ऐसी साइकोलॉजिकल थ्योरी है जो ये बताती है कि स्टूडेंट, एक बच्चा किन किन लेवलों में चीज़ों को सीखेगा। क्लियर? ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या है, ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल थ्योरी है जिसके अंदर ये हेल्प करती है ये बताने में कि स्टूडेंट किन लेवल्स पर, किन लेवल्स पर क्या क्या चीज़ों को किन लेवल्स पर सीखेगा, बचपन में क्या सीखेगा, बड़ा होके क्या सीखेगा, मिड क्लासेस में वो क्या सीखेगा। बात करते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी के अभी मैंने आपको बताया कि ब्लूम टैक्सोनॉमी लर्निंग के बारे में बताया गया, ठीक है। हम पढ़ेंगे ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग कि किस तरीके से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी बनाई गई किसके लिए बनाई गई, लर्निंग के लिए, ठीक है, चीज़ों को सीखने और सिखाने के लिए बनाई गई। ब्लूम टैक्सोनॉमी 3 डोमेन्स में बांटा गया, इसको डिवाइड किया गया 3 डोमेन्स में। क्लियर? इसको 3 डोमेन्स में डिवाइड किया गया, जिसमें फर्स्ट डोमेन है कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा है साइकोमोटर डोमेन और तीसरा है इफेक्टिव डोमेन। मतलब ब्लूम ने कहा कि कोई भी स्टूडेंट 3 स्तर पर, 3 लेवल्स पर चीज़ों को सीखता है। एक लेवल होता है कॉग्निटिव लेवल, कॉग्निटिव लेवल मतलब नॉलेज बेस्ड थिंकिंग, बुद्धि के स्तर पर, मतलब
वो चीजों को याद कर कर, मतलब याद कर कर नहीं, मतलब बुद्धि के स्तर पर सीखता है, मतलब चीजों को वो अपने दिमाग से सीखता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि कॉग्निटिव होता है जिसमें वो नॉलेज बेस्ड, नॉलेज बेस्ड और थिंकिंग बेस्ड, थिंकिंग बेस्ड, इसमें वो यूज करता है अपने मेंटल लेवल का। मतलब कॉग्निटिव एक मेंटल लेवल लर्निंग होती है, इसका मतलब कोई भी स्टूडेंट जो है वो अपने दिमागी स्तर पर चीज़ों को सीखता है। मतलब किस तरीके से वो अपने ब्रेन का, किस तरीके से अपने दिमाग का यूज़ कर कर ये चीज़ों को याद करता है, मेमोराइज करता है, अंडरस्टैंड करता है, किस तरीके से चीज़ों को अप्लाई करता है अपनी सिचुएशन में, किस तरीके से नई चीज़ों को बनाता है। तो जो भी उसकी लर्निंग है वो सबसे पहली होती है किसके लेवल पर, नॉलेज बेस्ड लर्निंग, मतलब थिंकिंग बेस्ड। अपनी ब्रेन का, अपनी बुद्धि का, अपने दिमाग का यूज कर कर चीजों को सीखता है। तो ब्लूम ने कहा कि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी बच्चा या कोई भी इंसान तीन तरीके से चीजों को सीखता है। एक तो वो अपने दिमाग का यूज कर कर सीखता है, मेंटल लेवल का, जिसमें वो चीजों को सोचता है और नॉलेज को गेन करता है। दूसरा वो चीजों को सीखता है साइकोमोटर डोमेन से। साइकोमोटर का मतलब होता है बाय फिजिकल स्किल्स, वो फिजिकल स्किल्स का यूज कर कर चीजों को सीखता है। फिजिकल स्किल्स का मतलब होता है कि वो अपने हाथ पैर और अपनी चीजों को, अपने शारीरिक, अपने मतलब अपने शरीर को, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को करके चीजों को सीखता है। जैसे कि राइटिंग, लिखना, वॉकिंग, चलना, है ना, राइटिंग, वॉकिंग, चलना। अब आप एक बात बताइए, कोई भी बच्चा है, कोई भी पेरेंट्स हैं, क्या आपको किसी किताब में ये बताया जाता है कि बेटा इस तरीके से लिखना है? नहीं। आपको हाथ पकड़कर, आपने जब बचपन में सीखा होगा, तो आप किसी भी बच्चे को सिखाओगे तो आप उसका हाथ पकड़कर उसको सिखाओगे कि ए ऐसे लिखते हैं, बी ऐसे लिखते हैं। पहले आप उसके सामने बनाओगे, फिर वो आपकी एक्टिंग कर कर उन डॉट्स पे बनाएगा। आपने देखा होगा बच्चा किस तरीके से सीखता है। आप उसके लिए इस तरीके से एक डॉट ड्रॉ करते हो, है ना, फिर वो डॉट ड्रॉ करते हो, बच्चे को बोलते हो बेटा इसके ऊपर पेन चलाओ, फिर ये क्या बना, ए फॉर एप्पल। इस तरीके से आप उसको चीजों को, जो कि वो अपने बुद्धि के स्तर पर नहीं, मतलब थिंकिंग से नहीं, वो अपने किससे सीखता है, वो अपनी फिजिकल स्किल से सीखता है। अब आप बोलोगे कि सर उसमें बुद्धि का तो यूज होगा, बेटा ब्रेन का यूज हर जगह होगा, बट यहाँ पर सबसे ज्यादा यूज होता है फिजिकल स्किल का। अगर आपने देखा होगा तो आप कभी कभी सोचते रहते हो, लिखते रहते हो, लिखते रहते हो, लिखते रहते हो, क्यों क्यों हो रहा है ऐसा? आपने लिखा, आपने साइन कर दिया, क्यों कर दिया? क्योंकि सोचने से जल्दी आपने उस चीज की बहुत जल्दी क्या की हुई है, प्रैक्टिस की हुई है। इसलिए आप बहुत जल्दी फिजिकल स्किल से जब सीखते हो तो बहुत जल्दी रिफ्लेक्स एक्शन भी ले लेते हो, मतलब एक तुरंत एक रिफ्लेक्स एक्शन लेते हो विद इन अ सेकेंड, जिसमें ब्रेन बहुत जल्दी से सोचता है, जिसको हम फिजिकल स्किल्स बोलते हैं। क्लियर? जैसे राइटिंग, लिखना आपको सिखाया जाता है। वॉकिंग, क्या किताब, क्या आपको चलना किसी किताब में सिखाया जाता है? नहीं, आप जब चलते हो तो खुद सीखते हो। राइटिंग, क्या आपने किसी बुक में याद कर कर, लर्न कर कर लिखना सीखा है? नहीं। दैट इज कॉल्ड साइकोमोटर डोमेन। तो बच्चा एक तो दिमाग के स्तर पर सीखता है, मतलब अपनी बुद्धि का यूज कर कर। एक साइकोमोटर मतलब अपनी फिजिकल एक्टिविटीज का यूज कर कर, फिजिकल स्किल्स का यूज कर कर, अपने शरीर का यूज कर कर। और एक वो सीखता है affective domain, that is called emotional values के बेस पर, या तो किसी इमोशनल के बेस पर, किसी वैल्यूज के बेस पर, किसी इमोशंस के बेस पर, किसी वैल्यूज के बेस पर, या फिर किसी चीज के टूवर्ड्स एटीट्यूड को लेकर। एटीट्यूड यहाँ पर वो एटीट्यूड नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं, ठीक है। एटीट्यूड का मतलब होता है बिहेवियर, ठीक है। एटीट्यूड बिहेवियर होता है कि किस तरीके का बिहेवियर। जैसे कि आप लोगों को सिखाया गया है कि रिस्पेक्ट करें अपने पेरेंट्स की, ठीक है, अपने पेरेंट्स के पैर छुएं। कोई बाहर से आया है उसके पैर छूने हैं, उसको नमस्ते करना है, टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी है, टीचर्स को गाली नहीं देनी है, ठीक है, जैसे आप लोग देते भी होंगे, है ना, स्कूल में आप लोग बहुत ज़्यादा बोलते होंगे। तो आपको एटीट्यूड अच्छा रखना है। आप एटीट्यूड से चीज़ों को सीखता है बच्चा। वैल्यूज सीख, हर वैल्यूज आप बच्चे को नहीं सिखाते हो, कुछ वो वैल्यूज बच्चा खुद से सीख लेता है। जैसे कि एक फ्रेंड सर्कल होता है ना, मान लीजिए आप किसी फ्रेंड सर्कल में हैं, किसी बच्चे को पता है कि कोई बच्चा मान लीजिए अपने मम्मी पापा के पैर छूता है,
तो हो सकता है कि आप उसको देखकर उसकी वैल्यूज को सीखें और आप भी पैर छूना स्टार्ट कर दें, आप भी दूसरों को नमस्ते करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। आप भी इमोशनल वैल्यूज, कभी कोई फीलिंग जो है, फीलिंग टूवर्ड्स लव, मतलब टूवर्ड्स मदर फादर, ठीक है, ये जो फीलिंग्स है, जो बिलोंगिंगनेस होती है फ्रेंड्स के इन बिटवीन द फ्रेंड्स, क्या ये फीलिंग्स आपको कोई सिखाता है बैठ के? नहीं सिखाता ना, ये चीज आप खुद से सीखते हो। दैट इज कॉल्ड अफेक्टिव डोमेन, जिसको हम बोलते हैं इमोशंस वैल्यू एटीट्यूड के बेसिस पर चीजों को सीखना। तो ब्लूम कहते हैं कि कोई भी इंसान 3 चीजों के स्तर पर सीखता है, एक कॉग्निटिव बुद्धि, एक फिजिकल स्किल और एक अफेक्टिव मतलब इमोशनल। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो पढ़ना होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट हम इनके बारे में हमने अपनी क्लासेस में बात किया है डिटेल में, क्योंकि ये थ्योरी बहुत बड़ी है, तो डिटेल में हमने इसके बारे में बात किया है अपनी क्लास के अंदर। तो आज जिसके बारे में हम बात करेंगे दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव डोमेन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डोमेन है, और इसके ऊपर उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किया है। किसने फोकस किया है? किसने? ब्लूम ने सबसे ज्यादा फोकस किया है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहला है ब्लूम टैक्सोनॉमी। देखिए ये ब्लूम टैक्सोनॉमी जो होती है, ये जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है, ये 1956 की टैक्सोनॉमी है, जिसको हम ओरिजिनल टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी ब्लूम की टैक्सोनॉमी ओरिजिनल है, तो आप बोलोगे ब्लूम की 1956 वाली जो टैक्सोनॉमी है वो ओरिजिनल टैक्सोनॉमी है, जो ब्लूम ने खुद दी थी। अब ब्लूम ने इस टैक्सोनॉमी में एक पिरामिड बनाया, और उस पिरामिड में बोला, देखिए ध्यान से सुनना, ये जो टैक्सोनॉमी है ये कॉग्निटिव की है, ठीक है। आज हम सिर्फ कॉग्निटिव की बात करेंगे, अभी मैंने क्या बताया, हम सिर्फ कॉग्निटिव को पढ़ेंगे। ये हमने अपने डिटेल में इसके बारे में बात की है, ये टैक्सोनॉमी अलग है, मतलब इनके अंदर अलग अलग है। आज सिर्फ हम कॉग्निटिव की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो कॉग्निटिव डोमेन के अंदर उन्होंने कि बुद्धि के स्तर पर कोई जो है वो दिमागी स्तर पर, दिमाग के स्तर पर, मतलब दिमाग के लेवल पर बुद्धि का यूज कर कर कैसे चीजों को सीखता है। कोई भी स्टूडेंट, कोई भी इंसान, कोई भी जो पर्सन है, वो किसी भी चीज को किस तरीके से सीखता है अपने ब्रेन का यूज करके। तो देखिए, सबसे पहले वो बोलते हैं ब्लूम कि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी बच्चा जो है, वो सबसे पहले नॉलेज लेता है। नॉलेज मतलब वो चीजों को लेता है, पहले चीजों को गैदर करता है। जैसे कि आप किसी भी छोटे बच्चे को रट्टा लगवाते हो, आप उसको याद करवाते हो, नॉलेज का मतलब है उसको ज्ञान देना, है ना। पर यहाँ पर क्या है नॉलेज का मतलब? यहाँ पर है कि आप छोटे बच्चे को क्या करते हो, उसको रट्टा लगवाते हो, याद करवाते हो। जैसे आपने उसको अल्फाबेट लर्न करना सिखाया, जैसे आपने उसको काउंटिंग सिखाई, जैसे आपने उसको हिंदी के स्वर और व्यंजन सिखाए, ठीक है। ये आपने उसको रट्टा लगवाया, आपने उसको पोयम सिखाई। तो आप क्या करते हो, इसमें जो फैक्ट्स होते हैं, जो इंफॉर्मेशन होती है, आप उसका रट्टा लगवाते हो बच्चे को। तो बच्चा जो है स्टार्टिंग में जब चीजों को सीखता है, तो वो चीजों का रट्टा लगाता है, क्योंकि उसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो चीजों को सोच पाए, वो चीजों को समझ पाए। जैसे कि जो 2-3 साल का बच्चा होता है, अगर आप छोटा बच्चा देखोगे जो न्यूली स्कूल में जाना स्टार्ट हुआ है, तो उसके साथ क्या होता है, उसको नॉलेज दी जाती है। नॉलेज मतलब उसको नॉलेज प्रोसेस की जाती है, उसके अंदर नॉलेज इनबिल्ट की जाती है। पहले वो चीजों को सीखेगा तभी तो सोच पाएगा ना, जब आप उसको चीजें सिखाओगे तभी तो सोच पाएगा। तो इसमें क्या होता है, नॉलेज दी जाती है, इसके अंदर बच्चा क्या करता है, याद करता है चीजों को, रट्टा मारता है, चीजों को सीखता है कि चीजें क्या हैं। इसमें क्या क्या आएगा, देखो ये जो मैं ये वाले जो पोर्शन लिखे हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमसीक्यू इन्हीं में से ही आते हैं, ठीक है। तो नॉलेज में बच्चा क्या क्या करेगा, बच्चा इंफॉर्मेशन को याद करेगा, रट्टा मारेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा, देखेगा। जैसे कि आपने देखा होगा, छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स को देख के सीखता है, अच्छा मेरे पापा ऐसे कर रहे हैं, फिर वो भी ऐसे करने लगता है, मम्मी ऐसे कर रही है, फिर वो भी ऐसे करने लगता है। आपने सुना होगा कि छोटे बच्चे कॉपी करते हैं, तो वो कॉपी कैट यहीं से होते हैं, क्योंकि वो पहले नॉलेज गेन कर रहे हैं। लिसनिंग, लिस्टिंग और लोकेटिंग, चीज़ों को लोकेट करते हैं कि ये यहाँ है, ये यहाँ है। और नेमिंग, चीज़ों को नेम किया जाता है, बेटा देखो ये पेन होता है, ये पापा है, ये मम्मी है, ये चीज़ें, उसको ये एप्पल है, ये बनाना है, उसको चीज़ों का रट्टा लगवाया जाता है नॉलेज के लेवल पर। फिर जब बच्चा फर्स्ट लेवल पर नॉलेज को गेन कर लेता है, फिर वो सेकंड लेवल पर जाता है। सेकंड लेवल होता है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है समझ, अंडरस्टैंडिंग। क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पर बच्चा क्या करता है, जो बच्चे ने चीजें याद की हैं, जैसे ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा हैं, ये मेरे दादा हैं, ये आम है, ये मैंगो है, ये एप्पल है, ठीक है, जो आपने उसको रटवाया, जैसे आपने उसको टेबल्स रटवाए,
आपने टेबल आप करवाते हो ना, 2 का टेबल पढ़ो, 3 का टेबल, रट्टा मारता है, तो वो उसने यहाँ पर रट्टा मार लिया। अब वो क्या करेगा, उन चीज़ों को समझेगा, जैसे कि चीज़ों को अंडरस्टैंड करेगा, ट्रांसलेटिंग करेगा, मतलब चीज़ों को अपनी लैंग्वेज में समझेगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, कई चीज़ें आपको बहुत बात समझ में आती होंगी, अच्छा बचपन में ये कराया जाता था, तभी ये इसलिए कराया जाता था, आज समझ आया कि बचपन में ऐसा क्यों कराया जाता था, है ना? जैसे आप लोगों को बोला जाता होगा कि बच्चों को रट्टा लगवा दिया, क्यों लगवा दिया रट्टा? आप लोगों को अब समझ आ रहा है कि रट्टा इसलिए लगवाया जाता है क्योंकि बच्चा सबसे पहले नॉलेज गेन करेगा, क्योंकि उसकी सोचने की बुद्धि नहीं होती। तो समराइजिंग, डेमोन्स्ट्रेटिंग, डिस्कशन, मतलब तो चीज़ों को समराइज करोगे, वो चीज़ों को समराइज करेगा, याद करेगा, मेमोराइज करेगा, मतलब रट्टा मार लिया, अब चीज़ों को मेमोराइज करेगा, करेगा कि अच्छा यहाँ पर ऐसे था, उसको बार बार मतलब सोचेगा, अंडरस्टैंड करेगा, डिस्कसिंग करेगा, दूसरों को बताएगा, डेमोन्स्ट्रेट करेगा, अपने आप को समझाएगा। क्लियर? तो सेकंड लेवल पर वो चीज़ों को समझेगा। थर्ड लेवल आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पर क्या होगा? एप्लीकेशन पर होगा यूजिंग एंड अप्लाइंग नॉलेज। देखो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ही क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ से। अब ये वाले क्वेश्चंस तो बहुत इजी हो गए हैं, अब तो ये इनसे नहीं पूछता है कि टैक्सोनॉमी किस तरीके से हायरार्की में काम करती है, ये भी पूछ लेता, पर यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। देखो एप्लीकेशन होता है, अब जो बच्चे ने टेबल को रटा, मान लीजिए पहले उसने टेबल, आपने उसको रटवाया, फिर उसने टेबल को समझा, अब अप्लाई का मतलब है रियल लाइफ में उन चीज़ों को यूज़ करेगा। जैसे आपने किसी बच्चे को फोटोसिंथेसिस समझाया, तो उसने फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन रट्टा मारी, चीज़ों समझा, रट्टा मार लिया, फिर वो समझेगा अच्छा ये प्लांट होता है, ये धूप आती है, ये खाना बनाते हैं, प्लांट रूट से पानी लेता है, इस तरीके से उसका खाना बनता है प्लांट का, ये चीज़ आपने समझ ली। क्लियर? उसके बाद एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब अब आप रियल लाइफ में उसको अप्लाई करोगे, है ना? अब आप उसको अप्लाई करोगे रियल लाइफ में कि रियल लाइफ में उसका क्या यूज़ है। जैसे कि टेबल है, अब टेबल आपने रट्टा मारा, टेबल का रट्टा मार लिया, टेबल समझ लिए कि अच्छा 2 2 जा 4 होता है, 3 1 जा 3 होता है, 5 5 जा 25 होता है। तो इसका मतलब क्या है, आपने चीज़ों को समझ भी लिया कि अच्छा 5 इंटू 5 क्या होता है, 25 होता है। अब आप उसको रियल लाइफ में अप्लाई करोगे, मतलब अब आप उसको चीज़ों को सीखोगे, कैसे सीख कि अब आप उसको समझोगे कि अब आप उसको एग्जाम के अंदर यूज करना स्टार्ट करोगे। एग्जाम के अंदर यूज करोगे, जैसे आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे, आप अपने वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, क्वेश्चन करोगे, तो जो आपने सीखा है आप उसको अप्लाई कर रहे हो अपने रियल लाइफ में। तो क्या करोगे, यूजिंग एंड अप्लाइंग नॉलेज, जो नॉलेज आपने लिया आप उसको अप्लाई करोगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। मैन्युपुलेटिंग करोगे, डिजाइनिंग करोगे और एक्सपेरिमेंटिंग करोगे, मतलब नई नई चीज़ों से एक्सपेरिमेंट करोगे, नई नई चीज़ें डिज़ाइन करोगे कि अच्छा ये यहाँ भी लगा के देखूँ, ये यहाँ करके देखूँ, ये यहाँ वाला कर लेता हूँ, ये यहाँ पे करके देख लेता हूँ। इस तरीके से बच्चा करता है ना, चीज़ों को चेंज करता है। मैडम मेरे को एक नया आइडिया आया, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। अगर आपने कभी किसी बच्चे को पढ़ाया होगा तो आपने देखा होगा, जो आपने पढ़ाया है तो वो एक और चीज़ लेकर आता है, मैम मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, सर मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, तो उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन, मतलब अप्लाई करना। नेक्स्ट आता है एनालिसिस। अब वो क्या करता है, एनालिसिस का मतलब होता है वो क्या करता है, चीजों को एनालाइज करता है। एनालाइज मतलब यहां पर ये चीज बोली जाती है ब्रेक द इंफॉर्मेशन। अब वो चीजों को तोड़ता है, एनालाइज का मतलब चीजों को तोड़ता है, ब्रेक करता है, और ब्रेक करने के बाद उसको समझता है कि जैसे मान लीजिए फोटोसिंथेसिस मैंने आपको समझाया, आपने लिख भी लिया पेपर में, उसको अप्लाई कर लिया। अब आप समझोगे कि फोटोसिंथेसिस किस तरीके से काम कर रहा था, अच्छा रूट्स अलग हैं, प्लांट अलग है। अब आप चीजों को तोड़ोगे, सनलाइट तो सिर्फ खाना बनाएगी, वो तो उसमें फोटोसिंथेसिस आएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको समझा देता हूँ, आपको कोई, आपने 10th क्लास में एक पढ़ी होगी, क्लास में साइंस पढ़ी होगी, तो उसमें आपने एक मोटर पढ़ा होगा, मोटर सिस्टम, है ना? एक मोटर होती थी कि यहाँ करंट दिया जाएगा, यहाँ से डीसी आएगा, मोटर घूमेगी, फिर मोटर इस तरीके से, बच्चे पढ़ते भी होंगे साइंस में, आपने पढ़ा भी होगा। फिर मोटर होती है, यहाँ पर उसके पोल होते हैं, मैग्नेट होती है, फिर हम उसमें करंट देंगे तो वो घूमेगा, तो वो घूमेगी तो फिर वो क्या करेगी, जो भी काम उस मोटर से करवाना करवाएगी। तो अगर आपने सीखा होगा तो बच्चा एनालाइज करता है, वो चीज़ों को तोड़ तोड़ के सीखता है। अच्छा ये मैग्नेट है, ये बीच में एक रॉड है, मैग्नेट हम करंट देंगे तो मैग्नेट में क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, जिसकी वजह से वो मोटर घूमेगी। इस चीज़ें तरीके से वो तोड़ के जब चीज़ों को सीखता है उसको हम बोलते हैं एनालिसिस। क्लियर? तो इसमें हम क्या करते हैं, टेक द इंफॉर्मेशन, मतलब
आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग द पैटर्न, हम पैटर्न समझते हैं चीजें किस तरीके से काम करती है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया, री और रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेंड, मतलब ट्रेंड को समझते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया और चीजों को तोड़कर समझते हैं। फिर आता है सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइन, या फिर आप बोल सकते हो सिंथेसिस का मतलब होता है क्रिएटिंग अ न्यू आइडिया, मतलब अब न्यू आइडिया लेकर आओगे आप। न्यू आइडिया मतलब जो भी चीज आपने सीख ली अब आप एक न्यू आइडिया डेवलप करोगे। अरे यार ये ऐसे भी तो हो सकता है, ये ऐसे भी तो हो सकता है। जैसे आपको रिसर्च में कराया जाता है, रिसर्च में क्या होता है, रिसर्च आप अगर आप करते हो, प्रोजेक्ट बनाते हो, तो आप नई नई प्रॉब्लम्स के नए नए आइडियाज लेकर आते हो कि यार ये ऐसे भी हो सकता था, ये तो ऐसे भी हो सकता था, ये तो ऐसे भी हो सकता था। तो जब आप नए आइडियाज को डेवलप करते हो दैट इज कॉल्ड सिंथेसिस, सिंथाइसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। आप इंफॉर्मेशन को सिंथाइज कर रहे हो, आप पुराने कॉन्सेप्ट को यूज कर कर एक नया आइडिया बना रहे हो। डिजाइन एंड इन्वेंशंस, आप डिजाइन ला रहे हो, नए नए इन्वेंशंस, ठीक है, क्योंकि पुरानी, अब जैसे कोई फैशन डिजाइनर है मान लो, उसको आपने पुराना बहुत सारी चीजें सिखाई कि बेटा ये पैटर्न होता है, ये पैटर्न होता है। अब वो भी न्यू न्यू ड्रेस बनाएगा, न्यू मोबाइल फोन्स आ रहे हैं, न्यू कार के मॉडल्स आ रहे हैं, तो नई नई चीजें आ रही हैं, तो वो सिंथाइसिस पुरानी चीजों को करेगा, कंपोजिंग करेगा, इमेजिनिंग करेगा, कंबाइनिंग करेगा चीजों को। क्लियर। फिर आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब होता है अब वो चीजों को इवैल्यूएट करेगा, एनालाइज करेगा, इवैल्यूएट करेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। इवैल्यूएट का मतलब होता है वो अपनी इंफॉर्मेशन को इवैल्यूएट करेगा, नहीं ये चीज गलत है और ये चीज सही है। इस यहाँ पर वो जजमेंट देगा। जजमेंट मतलब वो चीजों को समझेगा कि क्या चीज सही है और क्या गलत है। तो थिंक थ्योरी, थ्योरीज को असेस करेगा क्या सही है क्या गलत है। अरे इन्होंने तो सही कहा था, इन्होंने तो गलत कहा था। कंपेयरिंग आइडिया, अलग अलग चीज़ों को कंपेयर करेगा। जैसे आपको पॉलिटिकल थॉट्स पढ़ा दिए जाएं तो आप बोलोगे ये पार्टी सही है, ये गलत है, कंपेयर करोगे आइडियाज, आउटकम्स, सॉल्विंग करोगे, जज करोगे, रिकमेंडिंग करोगे और रेटिंग करोगे चीज़ों को कि ये चीज़ इतनी सही है और इतनी गलत है। तो इवैल्यूएशन का मतलब है आप चीज़ों को इवैल्यूएट करो। दिस इज द ओरिजिनल टैक्सोनॉमी ऑफ ब्लूम्स, ठीक है। ब्लूम की ओरिजिनल टैक्सोनॉमी थी जो 1956 में उन्होंने दी। को याद करने का एक तरीका है, आप इसको कोड वर्ड में लिख सकते हो KCAASE, ठीक है। आप इसको याद कर सकते हो KCAASE, मतलब नॉलेज, सी मतलब कॉम्प्रिहेंशन, ए मतलब अप्लाई एप्लीकेशन, एनालिसिस और फिर एस मतलब सिंथेसिस और ई मतलब इवैल्यूएशन। जब दो तीन बार इस चीज़ों को देखोगे, याद करोगे तो आपको ये इसी फॉर्मेट में अपने आप याद हो जाएगी। ट्रिक की आपको ऐसा सच कोई नीड होती नहीं है, ठीक है। आप याद कर लेते हो, जब 4-5 बार इसको देखोगे तो आपको याद हो जाएगी, ठीक है। तो आप इस तरीके से कोड वर्ड लगाकर भी आप बोल सकते हो, ठीक है। KCAASE ये होती है आपकी ओरिजिनल ब्लूम टैक्सोनॉमी। मैं आपको बता दूं जितनी रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी इंपॉर्टेंट है उतनी ही ओरिजिनल भी इंपॉर्टेंट है, वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। अब आती है ब्लूम की टैक्सोनॉमी जो क्रोथवाल और एंडरसन ने चेंज की, जिसको 2001 में बोला गया रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी। अब क्या हुआ, उन्होंने बोला कि रिवाइज्ड की, उन्होंने ब्लूम टैक्सोनॉमी को चेंज कर दिया। किन्होंने? एंडरसन एंड क्रोथवाल ने 2001 में ब्लूम के टैक्सोनॉमी को चेंज कर दिया। चेंज कुछ नहीं किया, बस छोटी सी चीज की। क्या की बताता हूँ। उन्होंने बोला कि नॉलेज की जगह रिमेंबर आएगा, जो नॉलेज है उसको रिमेंबर, काम सेम है, जो नॉलेज पे हो रहा था वही रिमेंबर पे होगा। नॉलेज की जगह क्या आएगा? रिमेंबर। कॉम्प्रिहेंशन की जगह क्या आएगा? अंडरस्टैंड। एप्लीकेशन की जगह आएगा अप्लाई। एनालिसिस की जगह आएगा एनालाइज। और पहले क्या था? सिंथेसिस। अब इवैल्यूएट नीचे आ जाएगा और सिंथेसिस की जगह ऊपर आ जाएगा क्रिएट। मतलब उन्होंने कहा कि आप क्या बोलोगे? RUAAEC, ठीक है। आप इस तरीके से समझोगे कि ये ब्लूम की ओरिजिनल टैक्सोनॉमी थी। उन्होंने बोला रिमेंबर, वही रट्टा मारोगे, डिफाइन करोगे, डुप्लीकेट, लिस्ट, मेमोराइज, रिपीट, स्टेट। ये जो लिखे हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है यहीं से, कि वो पूछेगा कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने नॉलेज को किस में बदला? रिमेंबर में, ठीक है। एक्सप्लेन आइडियाज और न्यू कॉन्सेप्ट। अंडरस्टैंड क्या था? कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन अभी मैंने आपको बताया है ना। तो इसमें क्लासीफाई करेगा, डिस्क्राइब, डिस्कशन, एक्सप्लेन, आइडेंटिफाई, वही चीजें। एप्लीकेशन का क्या हो गया? अप्लाई। यूज इंफॉर्मेशन टू सिचुएशन, आप उसको अप्लाई करोगे। एनालाइज, ड्रॉ कनेक्शन, मतलब आप चीजों का कनेक्शन ड्रॉ करोगे कि अच्छा ब्रेक, मतलब तोड़ तोड़ के चीजों को। फिर वहां पर ऊपर इवैल्यूएट था, इवैल्यूएट को ये नीचे ले आए, मतलब
कोई भी बच्चा, कोई भी जो इंसान है वो पहले चीज़ों को इवेल्युएट करता है, फिर एक नई चीज़ बनाता है, फिर वो क्रिएट करता है। तो उन्होंने सिंथेसिस को क्रिएट बोल दिया और इवेल्युएट को नीचे कर दिया। ये ब्लूम की रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी थी। ये चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ डिटेल में पीछे। अब देखिए उन्होंने क्या चेंज किया। उन्होंने इस तरीके से चेंज किया, उन्होंने जो नाउन थे उन नाउन्स का, ये जो वर्ड लिखे हुए हैं ये नाउन की फॉर्म में लिखे हुए हैं। नाउन मतलब संज्ञा, आप समझते हो, ठीक है। ये नाउन से किस में बदल दिया उन्होंने, वर्ब में बदल दिया। वर्ब मतलब क्रिया, किसी काम के करने को एक्ट को क्रिया बोलते हैं ना, ठीक है। तो 1956 से 2001 में देखो, नॉलेज का इन्होंने बना दिया रिमेंबर। नॉलेज जो होता है वो नाउन होता है, ठीक है, रिमेंबर जो होता है वो वर्ब होता है। तो इन्होंने कुछ भी चेंज नहीं किया, ज्यादा कुछ बड़ा चेंज नहीं किया। इन्होंने नॉलेज का नाम चेंज कर क्या कर दिया, रिमेंबर। कॉम्प्रिहेंशन का नाम चेंज करके क्या कर दिया, अंडरस्टैंड, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन का मतलब भी वही होता है, अंडरस्टैंडिंग का मतलब भी वही होता है। एप्लीकेशन का मतलब हो गया अप्लाई, एप्लीकेशन भी वही होता है रियल लाइफ में अप्लाई करना, और अप्लाई का मतलब भी होता है अप्लाई करना। एनालिसिस का एनालाइज कर दिया, एनालिसिस का नाम चेंज करके एनालाइज कर दिया। अब इन्होंने क्या किया, सिंथेसिस जो था, जो सिंथेसिस था उसका नाम चेंज कर इन्होंने क्या कर दिया, क्रिएट। क्लियर। इन्होंने सिंथेसिस का नाम चेंज कर क्या कर दिया, क्रिएट। और क्रिएट को कहाँ कर दिया, ऊपर सबसे टॉप पर। और इवैल्यूएशन को कहाँ कर दिया इन्होंने, नीचे कर दिया। वैल्यूएशन का क्या कर दिया, इवैल्यूएट। जैसे सुनना, इवैल्यूएशन जो टॉप पे था उसको 5वें नंबर पे ले आए और इन्होंने बोला इवैल्यूएट है। और जो सिंथेसिस जो था उसको ये टॉप पर लेकर उन्होंने इसका नाम बदल कर दिया क्रिएट, ठीक है। उन्होंने बोला, एंडरसन एंड क्रोसवाल ने बोला कि कोई भी आदमी जो है वो पहले चीजों को इवैल्यूएट करेगा, मतलब जज करेगा। पहले वो जज करेगा कि क्या चीज सही है क्या गलत है, उसके बाद वो क्या करेगा, वो टॉप लेवल पर जाएगा। मतलब उसके बाद वो चीजों को बनाएगा, नए आइडियाज लेकर आएगा, नई चीजों को बनाएगा और नई चीजों का जन्म देगा, ठीक है, नई चीजों को आविष्कार करेगा। दैट इज कॉल्ड ब्लूम की रिवाइज टेक्सोनॉमी। आपको दोनों पढ़नी है, दोनों इंपॉर्टेंट है। ब्लूम अगर लिखा है तो कहीं से भी पूछ सकते हैं, रिवाइज भी पूछ सकते हैं, 2000 भी पूछ सकता है, बोथ आर इंपॉर्टेंट। और दोनों के जो ये वाले डिटेल इनकी इंफॉर्मेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यू। अब कुछ एमसीक्यूज हम देख लेते हैं। एमसीक्यूज पिछले प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी में से, आज उसके बारे में भी देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला जो एमसीक्यू है 2021 में सी टेट में पूछा गया। मैंने आपको बताया कि ब्लूम टैक्सोनॉमी सी टेट, एच टेट, यूपी टेट, कोई भी स्टेट का टेट हो, कोई भी एसईटी हो मतलब सेट का एग्जाम हो, एनटीए का यूजीसी नेट हो, या फिर आप लोगों का कोई भी एग्जाम हो, कोई भी टीचिंग एग्जाम्स हो, ठीक है, टीचिंग से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, वहां पर ब्लूम टैक्सोनॉमी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, कहता है द लेवल ऑफ एनालाइजिंग इन द ब्लूम टैक्सोनॉमी इज डेमोन्स्ट्रेटेड विद द स्टूडेंट। अब आप बोलोगे कि सर कंफ्यूजन है कि वो 1956 से पूछ रहा है, 56 से पूछ रहा है, या फिर 2001 से। ध्यान से सुनना, या तो वो लिखेगा 1956 या फिर 2001। पहली बात, बच्चों का बहुत ज्यादा ये डाउट रहता है कि सर वो कौन सी चीज देगा, है ना, वो कौन से देगा, हमें क्या पता वो कौन सा पूछ रहा है एमसीक्यू में। ध्यान से सुनना, या तो वो 1956 लिखेगा या वो 2001 लिखेगा, ठीक है। 19 या फिर वो क्या लिखेगा, ओरिजिनल। अगर वो ओरिजिनल टैक्सोनॉमी लिखता है तो इसका मतलब पुराने वाली, और अगर वो रिवाइज्ड या न्यू लिखता है तो इसका मतलब 2001 वाली। या फिर वो ऐसा कुछ भी नहीं लिखता तो मैं बताता हूँ वो क्या करेगा, वो आपको ऑप्शंस ऐसे देगा जिसमें कि आपके ऑप्शंस ही आपको बता देंगे कि वो रिवाइज्ड है या वो है। मान लो उसने दिया इवैल्यूएशन, है ना, मान लो उसने दिया इवैल्यूएशन, तो इवैल्यूएशन किस में होता है, इवैल्यूएशन तो ओल्ड वाली में है, क्योंकि न्यू वाली में क्या नाम है, इवैल्यूएट। तो वो ऑप्शन में क्या दे सकता है, इवैल्यूएशन तो ओल्ड हो गया, इवैल्यूएट तो न्यू वाली हो गई। अगर वो दे देगा नॉलेज तो क्या हो गया, ऑप्शन में अगर उसने नॉलेज दिया तो आप समझ जाओगे वो किसकी पूछ रहा है, ओल्ड वाली की। और अगर उसने दिया मान लीजिए रिमेंबर, तो आप क्या बोलोगे, कौन सी है, न्यू वाली की। तो ऑप्शंस को देख के भी आप पता लगाओगे कि वो कौन से वाले टाइम की बात कर रहा है। क्लियर। अब जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए कि इसका क्या आंसर होगा।
जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए कि इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, द लेवल ऑफ एनालाइजिंग इन द ब्लूम टैक्सोनॉमी इज डेमोन्स्ट्रेटेड विद द स्टूडेंट। एनालाइजिंग, अब बताओ, एनालाइज और एनालाइजिंग है ना, दो अलग अलग थे। अब किसके अंदर है? मेमोराइजिंग ऑफ फॉर्मूला, रटना तो नहीं होता, क्योंकि रटना किस में आता है? नॉलेज में, रिमेंबर में। राइटिंग एंड रिसाइट्स एंड डेफिनेशन, डेफिनेशन का रट्टा मारने की नॉलेज में आएगा। ठीक है, राइट एंड एसे, अगर जब आप एसे लिखोगे, कोई भी चीज का एसे लिखोगे, तब आप मुझे एक बात बताओ, आप उसको अपनी नॉलेज का यूज करोगे? आप ऐसे जब लिखते हो तो आप अपनी थिंकिंग से लिखते हो, मतलब आप नई चीजें लिखते हो, आइडियाज लिखते हो, है ना। तो ये भी नहीं आएगा, क्योंकि ये तो टॉप लेवल पे चला जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी, आइडेंटिफाई कंपोनेंट ऑफ अ कॉन्सेप्ट। मतलब एनालाइजिंग में आप चीजों को तोड़ते हो, आप आइडेंटिफाई करते हो, आप चीजों को तोड़ते हो, आइडेंटिफाई करते हो, सीखते हो। देखो जरा, ये एमसीक्यू सीटेट 2021 में आया है। अगर आपने यहां पर देखा होगा तो मैंने आपको एनालिसिस में ही बताया था। देखो, एनालिसिस क्या है? आइडेंटिफाई, है ना। तो यहां से अगर आपने ये पढ़ लिया होता आइडेंटिफाई, तो आप क्या करते? बता देते कि इसका जो आंसर है आइडेंटिफाई है। क्लियर? इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा, देखिए ये यूजीसी नेट एजुकेशन में आया है, मतलब जो यूजीसी नेट होता है उसमें आप एमए एजुकेशन करते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, 2022 में आया है। वो कहता है इन द रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी, मैंने बोला था वो बताएगा आपको, नहीं बताएगा तो आप समझ जाओगे। इन अ रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी इन 2001 विच इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग। सबसे टॉप का लेवल कौन सा है कॉग्निटिव लर्निंग में? अभी मैंने आपको सबसे ऊपर कौन सा बताया था? रिवाइज्ड में कौन सा है? क्रिएट, है ना। सबसे टॉप का कौन सा है? क्रिएट। देखो, क्रिएट सबसे टॉप का है, तो क्रिएट इज अ टॉप लेवल। थर्ड, बीएड के एंट्रेंस में आया है, जो बीएड बच्चे करते हैं उसके एंट्रेंस में, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग आउटकम इज एसोसिएटेड विद अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग पूछा है तो इसका मतलब न्यू टेक्सोनॉमी है, क्योंकि ओल्ड में कॉम्प्रिहेंशन होता है सेकंड लेवल पर, है ना। तो अंडरस्टैंडिंग क्या होगी बताइए, कब चीजें बच्चा समझेगा? देखो, मेमोराइजिंग तो नहीं करेगा क्योंकि वो तो रिमेंबर में आ गया। सॉल्विंग मैथमेटिकल इक्वेशंस, ये तो मैंने अभी आपको बताया था, मैथमेटिकल चीजों को सॉल्व करेगा तो क्या करेगा? अप्लाई करेगा ना चीजों को। अप्लाई मतलब मैंने बताया था, कोई एग्जाम सॉल्व करेगा तो वो क्या होगा? अप्लाई। तो ये भी नहीं होगा। राइटिंग अ प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस, नहीं, सी प्लस प्लस एक कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है जिसमें कोडिंग की जाती है, ठीक है। तो कोडिंग की लैंग्वेज तो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी कोडिंग की लैंग्वेज? क्योंकि कोडिंग की लैंग्वेज में तो वो अपनी जो पुरानी स्किल्स है उनको अच्छे से क्या करेगा? यूज करेगा, उनका अप्लाई करेगा, उनको इवेल्युएट करेगा, और हो सकता है कोई नई चीज भी वो करे, ठीक है, नया चीज भी वो करे। तो क्या करेगा? क्लासिफाइंग एनिमल बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट्स। बी, आपको पता है ना, आपने बच्चों को सिखाया पहले कि देखो बच्चों क्या करना है, शेर यहाँ रहता है, डॉग यहाँ रहता है, और टाइगर यहाँ पे रहता है, और ये क्रोकोडाइल पानी में रहता है। इस तरीके से आपने पहले बच्चों को रटवाया, तो फिर वो क्या करेगा? जब आप उसको दोगे तो वो मैच द फॉलोइंग करता है ना छोटा बच्चा, तो वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है। केव बनी है तो लायन आएगा, ये बना है वाटर है तो क्रोकोडाइल आएगा। तो चीज़ों को क्लासीफाई करता है ना। अगर क्लासीफाई देखोगे तो यहाँ पे लिखा होगा। देखो, लिखा है क्लासीफाइंग, है ना। तो क्लासीफाइंग किस में आता है? अंडरस्टैंडिंग। तो ऐसे वर्ड याद करते ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं। नेक्स्ट, टेट 2022 में, 2020 में, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब इज एन अप्रोप्रिएट अप्लाई। अप्लाई का अप्रोप्रिएट क्या हो सकता है बताइए बेटा, एक बात बताओ, अप्लाई करना मतलब क्या होता है? किसी चीज को लागू करना, मतलब किसी चीज को यूज करना। तो एक्सप्लेन तो नहीं हो सकता, किसी चीज को सिलेक्ट करना भी अप्लाई नहीं होता, लिस्ट करना भी नहीं होता। इम्प्लीमेंट, आपने सुना होगा, गवर्नमेंट ने ये लॉ इम्प्लीमेंट किया, मतलब जो लॉ बनाया उसको अप्लाई कर दिया, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। तो इम्प्लीमेंट एक करेक्ट ऑप्शन है इसका, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, हु रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनॉमी इन 2001
बाय चेंजिंग नाउन एंड बेस्ड कैटेगरी, मतलब वो पूछ रहा है किसने चेंज किया। अभी मैंने आपको बताया एंडरसन एंड क्रोथवाल ने चेंज किया, है ना। किसने किया? एंडरसन एंड क्रोथवाल ने। क्लियर? अच्छा, ये स्किनर और बर्नर की अलग से एक थ्योरी होती है, ठीक है। जीन पियाजे के वाइड इनकी भी थ्योरी होती है, स्किनर की भी अलग से थ्योरी है। तो इनकी भी बहुत सारी थ्योरीज हैं जो हम डिटेल में अपनी क्लास में इनके बात करेंगे, डिटेल में इनके ऊपर सेशंस होंगे, ठीक है। हमने बात की हुई है। नेक्स्ट टाइम 6 जो यूपी टेट मतलब यूपी में आए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इवेल्युएशन स्टेज। इवेल्युएशन की स्टेज को सबसे बढ़िया कौन बताएगा, बताओ। इवेल्युएशन क्या है? अब ये कौन सी चीज पूछ रहा है इवेल्युएशन? इवेल्युएशन मतलब 1956 वाली टॉप वाली में अगर आप देखोगे तो क्या क्या आना चाहिए? आना चाहिए कंपैरिजन, आना चाहिए इवेल्युएटिंग, सॉल्विंग, जजिंग, ये सब आना चाहिए। देखो, डिजाइनिंग अ न्यू प्रोडक्ट तो आएगा नहीं, क्योंकि वो या तो क्रिएट में आता है या सिंथेसिस में आता है। और रिकॉलिंग अ प्रीवियस नॉलेज, अगर आप पुरानी नॉलेज को याद करते हो तो क्या वो इवैल्यूएशन में आएगा? नहीं आएगा। आइडेंटिफाइंग अ डेफिनेशन, डेफिनेशन को भी आइडेंटिफाई करना नहीं आएगा। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था जजिंग द वैल्यू ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, मतलब तो जज करना क्या सही है क्या गलत, इसमें आता है इवैल्यूएट में। अभी ही मैंने आपको बताया था, अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था इवैल्यूएशन वो जजमेंट करता है, चीज़ों को वो जज करता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो आज इसी के साथ हम यहीं तक ब्लूम टैक्सोनॉमी को करेंगे, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, आपको इसको अच्छे से तैयार करना है। अभी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें और भी डोमेन्स के बारे में बात करनी जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, और अभी हमें इसकी इम्पोर्टेंस नॉलेज और भी डोमेन्स बहुत सारी डिटेल्स हैं जिसके बारे में हमने अपनी क्लास में बात की है। तो आपको अगर कोई भी इशू है तो आप जल्दी से जल्दी क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें हम बहुत जल्दी डिटेल में कोर्स को करेंगे। थैंक यू सो मच।